और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को संरक्षित करने की दिशा में भी हमारा उतना ही बल है। हमने जो नया डेटा प्रोटेक्शन लॉ बनाया है उससे भी आप जैसे साथियों को महत्व है। अब डेटा प्रोटेक्शन लॉ का तो महत्व ही है। अब मैं डेटा पॉलिसी को लेकर के भी आ रहा हूं और मैं गवर्नेंस के मॉडल में डेटा गवर्नेंस पर भी बल दे रहा हूं। मैं गवर्नेंस में एक साइमल्टेनियस पिलर खड़ा करना चाहता हूं जो गवर्नेंस के ट्रेडिशनल मॉडल है उसके साथ साथ एक गवर्नेंस का डेटा गवर्नेंस का मॉडल, ये दोनों साइमल्टेनियस कैसे काम करे, क्योंकि बदलती हुई दुनिया में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है और हम उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। भारत एआई स्ट्रेटेजी बनाने वाले सबसे पहले देशों में से एक है और मैं तो जब पिछली बार यहाँ आया था तो व्हाइट हाउस में हमारी एक छोटी सी टेक्निकल ग्रुप की मीटिंग थी, उसमें सुंदर भी थे और उस दिन मैंने कहा था कि मेरे लिए एआई का मतलब है अमेरिका इन इंडिया। तो हम उस ताकत को और बढ़ाना चाहते हैं और भारत ने जो टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने की दिशा में जो काम किया है वो हर प्रकार के डिवाइड को खत्म करने वाला एक बहुत ही सफल प्रयोग है, ऐसा हम अनुभव कर रहे हैं। भारत एआई के रिस्पॉन्सिबल और एथिकल उपयोग के लिए भी प्रतिबद्ध है। हम G20 समिट में बैठे थे, उसमें भी एथिकल यूज ये एक सबसे बड़ा एजेंडा विषय था हमारा और उसमें मैंने एक सुझाव दिया था कि जिस प्रकार से एविएशन किसी एक देश या एक राज्य के नियमों से नहीं चलता है, पूरा एविएशन सेक्टर ग्लोबल रूल्स एंड रेगुलेशन चलता है। दुनिया का छोटा देश होगा तो भी उसने अमेरिका के स्टैंडर्ड से ही एविएशन चलाना पड़ेगा और अमेरिका कितना ही बड़ा देश कहने को अपनी मनमर्जी से नहीं चलेगा, उसको भी छोटे देश की पद्धतियां हैं उसको स्वीकार करना पड़ेगा। जिस प्रकार से एविएशन सेक्टर ग्लोबल गवर्नेंस बन चुका है वैसा ही डिजिटल हमें ग्लोबल गवर्नेंस का मॉडल ही खड़ा करना पड़ेगा। किसी एक देश का गवर्नेंस रूल्स एंड रेगुलेशन डिजिटल वर्ल्ड के लिए चलने वाला नहीं है और हमारे सामने मॉडल है। एविएशन सेक्टर एक सक्सेसफुल मॉडल है, सब लोग उसको फॉलो करते हैं। तो मैं G20 में इस विषय को मैंने बहुत आग्रह से रखा है, आगे भी मेरा ये प्रयास है। इतना ही नहीं, मैंने ये भी जिस प्रकार से डीप फेक के कारण लोग आज परेशान है तो उसके सामने भी मैंने एक कहा है कि क्यों न हम जब तक कि समाज तैयार नहीं होता है तब तक एक वाटरमार्क हर इस प्रकार की चीजों पर वाटरमार्क आना चाहिए कि एआई जनरेटेड है। तो एक व्यक्ति को लगेगा भाई इस पर मैं भरोसा करूं या ना करूं। और मैं मानता हूं कि आप जैसे जो टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट है, मानव जाति की बड़ी सेवा होगी। ये ठीक है, एक स्टेज आने के बाद शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आज हम उस स्टेज पर हैं, हमें जरूरत पड़ेगी। तो वाटरमार्क के साथ एआई जनरेटेड वाटरमार्क, ये कोई भी प्रोडक्ट आएगा अगर एआई टच है तो ऊपर आएगा ही, ऑटोमेटिक आएगा कि एआई जनरेटेड है। उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन काम नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी विल गिव अ सॉल्यूशन। और इसलिए मैं समझता हूं उस दिशा में भी अगर इतने सारे ब्रेन्स यहाँ हैं तो आप जरूर कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आज भारत तेजी से ग्लोबल बायोटेक पावर हाउस के रूप में उभर रहा है और जैसा आप सब साथियों ने कहा, भारत में बायोफार्मा रिसर्च प्रमोट करने के लिए एक फर्टाइल इकोसिस्टम है। भारत में बड़ी संख्या में साइंटिफिक टैलेंट पूल तो है ही है, भारत का बड़ा और डाइवर्स जीन पूल भी है। भारत की विशालता और विविधता, ये मैं समझता हूं कि वहां एक बार कोई चीज पायोनियर रही है और उसमें प्रयोग हुए हैं तो वो दुनिया में कहीं पर भी वो लागू हो सकते हैं। इतनी विशालता और विविधता वहां भरी पड़ी है। एफोर्डेबल रिसर्च की पॉसिबिलिटी भी है और
और अफोर्डेबल मैन्युफैक्चरिंग और एश्योर्ड क्वालिटी भी है। बायो सिक्योर एक्ट जो कैपेसिटी गैप क्रिएट का होगा, भारत उसे ट्रस्टेड और एफिशिएंट तरीके से पूरा कर सकता है। बायो मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए हम बायो E3 पॉलिसी लेकर आए हैं। आपके साथ ध्यान में आया होगा, पिछले सप्ताह ही मैंने मेरी कैबिनेट में बायो E3 की पॉलिसी हम लेके आए हैं और एक बहुत फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी हमने बनाई है। बायो E3 यानी बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड एनवायरनमेंट, इन तीनों चीजों को लेकर के मैंने बायो E3 पॉलिसी को बल दिया है। 2030 तक भारत की बायो इकोनॉमी बढ़कर $300 बिलियन की होने की हम संभावना देखते हैं। 2025 तक भारत में 10,000 से ज्यादा बायो स्टार्टअप्स की संभावना मैं देख रहा हूं, जिसके कारण आप कल्पना कर सकते हैं ग्रास लेवल पर कितने बड़े काम की संभावना इस बायो के सेक्टर में भी होने की संभावना मैं देखता हूं। टेक्नोलॉजी का प्रभाव था, अब मैं देखता हूं टेक्नोलॉजी ड्राइव करने वाली है। लेकिन ऐसे समय में सिर्फ टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी प्लस डेमोक्रेसी, इसका एक संतुलन बहुत जरूरी है, क्योंकि डेमोक्रेटिक वैल्यूज और टेक्नोलॉजी का मिलना मानव कल्याण की गारंटी देता है, एक विश्वास पैदा करता है। एंड टेक्नोलॉजी माइनस डेमोक्रेसी, मैं समझता हूं किसी भी संकट के लिए एक वातावरण पैदा कर देता है। और भारत एक देश है जिसके पास टैलेंट भी है, डेमोक्रेसी भी है, मार्केट भी है, और ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं समझता हूं बहुत रेयर होती है जो आज भारत के पास उपलब्ध है। और आप में से बहुत एक लोग हैं जिनका भारत से के साथ निकटता रही है, आपका अनुभव भी रहा है, और आपने ग्लोबल लेवल पे कई जगह पे काम किया है और भारत में भी काम किया है, तो आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं। और उस कंपैरिजन पे भी आप देखेंगे कि आपको +1 की पोजीशन वहां नजर आएगी, और इस अर्थ में मैं इसको बड़ा महत्व मानता हूं। Initiative on critical and emerging technology, ISET इंक्लूसिव इनोवेशन के लिए हमारे साझा कमिटमेंट का प्रतीक है। आप में से कई साथियों से मैं पहले भी मिला हूं। भारत आपकी ग्रोथ स्टोरी से फैमिलियर है और हम उस पर ट्रस्ट भी करते हैं। पिछले दशक में भारत रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म इस मंत्र को लेकर के आगे चला है, और पिछले दिनों का अनुभव से हमें लगता है कि इसमें हम गति जितनी ज्यादा बढ़ाएंगे, उसका फलक जितना ज्यादा हम विकसित करेंगे, और जरूरत के आधार पर हम रिफॉर्म को बल देंगे, तो शायद हम और अधिक परिणामकारी होंगे। तो हमारा ध्यान इन दिनों उन बातों पर ज्यादा है। आज का भारत एम्बिशियस सपने देखता है और उन्हें पूरा करने का भरसक प्रयास भी करता है। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, विश्व की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली इकोनॉमी है, और मैं पक्का मानता हूं कि मेरा ये जो तीसरा कार्यकाल है उसमें हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी का हमारा जो गोल है उसको हम अचीव कर लेंगे, क्योंकि आज हम हाईएस्ट ग्रो करने वाले लोग हैं।
जब दुनिया का सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी तेजी से ग्रो करेगी तो ग्लोबल पीस और प्रॉस्पेरिटी के भी एक आश्वासन उससे प्राप्त होता है, और जो आज आप देख भी रहे हैं। टेक्नोलॉजी विकसित भारत की यात्रा का एक अहम स्तंभ है। इसलिए आज हमने भारत में टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन और इन्वेस्टमेंट के लिए अभूतपूर्व संभावनाएं खड़ी की हैं। भारत की स्केल, भारत की कैपेसिटी, भारत की कैपेबिलिटी और भारत का परफॉर्मेंस, आप उसमें यूनिकनेस देखते होंगे, आपने अनुभव किया होगा। आज भारत के पास वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट डिजिटल इकोसिस्टम है। तीसरा सबसे बड़ा